नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कला विमर्श में। आज मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की 2010 की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ और ये सॉल्यूशन पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में है। तो अगर आप यूपीटीजीटी, एल्टीग्रेड या पीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और अगर यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50% ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है क्वेश्चन के लिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता कपूर कौन है? वेट फॉर जस्ट अ मिनट। गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर हैं चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या समीक्षक। तो गीता कपूर हैं समीक्षक तथा कला इतिहासकार। अब गीता कपूर का जन्म कब हुआ था? 1943 में। ये जानी मानी भारतीय कला समीक्षक और कला इतिहासकार हैं। इनके पति विवान सुंदरम भी प्रख्यात कलाकार हैं। जैसे कि हमें पता है कि विवान सुंदरम बहुत ही अच्छे इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, तो इनके बारे में हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि विवान सुंदरम की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है गीता कपूर, ठीक है। और कला के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था गीता कपूर को। समकालीन भारतीय कलाकार 1978 और एशिया की समकालीन कला 1997, इनके दो प्रमुख पुस्तकें हैं। दो कौन से? समकालीन भारतीय कलाकार जो 1978 में बने हैं और एशिया में समकालीन कला 1997 में। ये इनके दो फेमस बुक्स हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए वैन गॉग, बी कोंगा, सी सीजा या डी रेनॉय। तो इसका राइट आंसर होगा बी गोगवा। इनको बोलते हैं गोगवा भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब पॉल गॉगिन को ही गोगवा बोलते हैं। पॉल गॉगिन का जन्म कब हुआ था? 7 जून 1848 से 8 मई 1903 तक इनका जीवन काल रहा है। और ये फ्रांसीसी उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। ये क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से फ्रेम किया गया है और उनकी कला अफ्रीका की जनजाति कला से प्रभावित थी। ओके, नीचे इनके कुछ फेमस आर्ट वर्क हैं, जैसे स्टिल लाइफ विथ फ्रूट एंड लेमन्स 1818 में बना था। विजन आफ्टर दिस सरमन 1888 में बना था। स्टिल लाइफ विथ जैपनीज वुडकट 1889 में। ताहितियन वुमेन ऑन बीच 1891 में। डिलाइटफुल लैंड 1892 में। द रॉयल इंड 1892, ये दोनों सेम ईयर में बने हुए हैं। द मून एंड द अर्थ 1893। द मिड डे नैप 1894। मैटरनिटी, ये बहुत फेमस आर्ट वर्क है मैटरनिटी, जो 1899 में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन फ्यूचर आप अगर रिवीजन करना चाहें। थर्ड क्वेश्चन है, सन 1937 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ, सी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, डी नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर होगा नंदलाल बोस। कब हुआ था? 1937 में किया था, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। अब नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 में। कहाँ? खड़गपुर, बिहार में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है पर ये रिपीटेड है। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन में भी भाग लिया था। 1930 में उनके द्वारा निर्मित डांडी कूच, जिसे डांडी मार्च भी कहते हैं, उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। नंदलाल बोस ने 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की थी और 1937 to 38 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर बनाए। अब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि 1937 में कौन सा किया था? तो ये यहाँ पे इन्होंने मंच और तोरण के लिए काम किया था और 1937 to 38 में क्या? हरिपुर पोस्टर के लिए काम किया था।
फिर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल की सज्जा में भी योगदान दिया। ठीक है, तो ये 3 ईयर में 3 तरीके के उन्होंने काम किए थे, जो आप याद कर लीजिएगा। और इनका फेमस आर्ट वर्क है सती, महाश्वेता, कर्ण, उद्धार, धनुर्विद्या सिखाते द्रोणाचार्य, पार्थ सारथी बहुत फेमस है और ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। शिव का विश्वपान, ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलता है। और इनका देहांत कब हुआ? 16 अप्रैल 1996 को हुआ था। तो इनका जो जन्म है और मृत्यु दोनों आपको याद करना है। तो इनका कैसे है, 1882 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप इनके बारे में याद कर लीजिए। हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? तो राजा रवि वर्मा को ऑप्शन ए हैदराबाद के निज़ाम ने, सेकंड मैसूर के राजा ने, थर्ड सोलापुर के राजा ने, या फोर्थ अंग्रेजी शासन ने। तो इनको दिया था अंग्रेजी शासन ने। अब देख लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। राजा रवि वर्मा को कला प्रोत्साहन मुख्यतः अंग्रेजी शासन की ओर से मिला था। इन्होंने दरबारी चित्रकारी का प्रशिक्षण आलमगिरी नायडू, ये हमेशा पूछा जाता है, आलमगिरी नायडू से तैल चित्रकारी का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। जैसे कि क्वेश्चन फ्रेम होता है कि राजा रवि वर्मा को तैल चित्रकारी किसने सिखाई थी? तो आलमगिरी नायडू ने सिखाई थी। फिर इनका प्रशिक्षण सुप्रसिद्ध चित्रकार थियोडोर जॉनसन से भी प्राप्त की थी। ठीक है, नायर महिला इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है जो यहाँ पे मेंशन है। नायर महिला, बालों को चमेली से गूंथते हुए नामक चित्र पर इनको 25 वर्ष की उम्र में ही तत्कालीन गवर्नर के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। किस चित्र पे? नायर महिला, बालों को चमेली से गूंथते हुए। इस समय कितने वर्ष के थे? सिर्फ 25 वर्ष के थे। ऐसे डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी अमृता शेरगिल। तो मृत्युशैया पर शाहजहां जो है ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का। और इनका और भी आर्टवर्क यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, भारत माता, ये बहुत फेमस आर्ट वर्क है जो 1905 में इन्होंने बनाया था। और ये भारत और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था उस टाइम का है। ये भारत विभाजन के टाइम उन्होंने बनाया था भारत माता। भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, लैला मजनू, कवि कनकन इत्यादि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं। सेकंड, 6th क्वेश्चन है हमारा, चित्रसूत्र का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है नग्नजीत। चित्रसूत्र का लेखक नग्नजीत है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना गुप्त काल में मार्कंडेय मुनि ने की थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43, तीसरे खंड का जो अध्याय है 35 से 43 तक, कुल 9 अध्याय हैं चित्रसूत्र में। ठीक है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमब्रिज ने किया था। और उसके बाद किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि नेट जेआरएफ की जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करा रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट आपके 3-4 क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। अब चित्रसूत्र में कितने रस हैं? 9 रस हैं, 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं और 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं। ठीक है, और नग्नजीत भयजीत ने चित्र लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। अब इसका डिस्क्रिप्शन है, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द शु प्लस अस प्लस क से बना है, जैसे हम संधि विच्छेद में देखते हैं।
सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व और क का अर्थ है कर्ता, करने वाला। इस प्रकार स्वास्तिक का शब्दार्थ है अच्छा या मंगल करने वाला। अमर कोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमर कोश के शब्द है स्वास्तिक सर्वोदृतः, अर्थात सभी दिशाओं में आपका कल्याण हो। जैसे कि हम स्वास्तिक को इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें चारों दिशाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए दिलवाड़ा माउंट आबू, बी ओशियान, सी भुवनेश्वर, डी कांचीपुरम। तो लिंगराज मंदिर है हमारा भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में। यह इस शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हालांकि भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना था, किंतु कुछ हिस्से 1400 वर्ष से ज़्यादा पुराने। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। इसका निर्माण ललाटेडु केसरी या जयति केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर काल्डर ने। इन्हीं को बोलते हैं मूवेबल, जो स्कल्पचर बनाए थे या इसके लिए अलेक्जेंडर काल्डर को जाना जाता है। इनके जो स्कल्पचर्स हैं उनको काइनेटिक स्कल्पचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो काइनेटिक स्कल्पचर बनाने वाले सबसे पहले आर्टिस्ट कौन है? तो ये भी अलेक्जेंडर काल्डर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अमेरिकी अलेक्जेंडर ने। इनका जन्म कब है? 1898 से 1976 मतलब में उनकी मृत्यु हो गई, और 1931 में इन्होंने ये स्कल्पचर बनाया था। काइनेटिक स्कल्पचर जो है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 1931। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ए चार्ल्स कोरिया, बी ली कार्बूजियर, सी फिलिप जॉनसन, डी सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर होगा ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार, मतलब चंडीगढ़ की पूरी डिज़ाइनिंग इन्होंने ही की थी। अब देखते हैं, चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। शहर के बहुत से खाके व इमारतों की वास्तु रचना फ्रांस में जन्मे स्विस वास्तुकार व नगर नियोजक ली कार्बूजियर ने 1950 के दशक में की थी। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि ली कार्बूजियर कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। और इन्होंने कब ऐसे वास्तुकार मतलब यहाँ पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी? तो 1950 के दशक में स्टार्ट की थी, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल बहुत फेमस आर्ट वर्क है। तो उसका मूर्तिकार है ए डोनाटेलो, बी रोंदा, सी माइकल एंजेलो या डी बोलोग्ना। तो इसका राइट आंसर होगा रोंदा, अगस्त रोंदा। ठीक है, जो यहाँ मेंशन है अगस्त रोंदा। इसका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1840 और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1917 में। फ्रांसीसी मूर्तिकार थे ये, और इनका फेमस आर्ट वर्क है जो यहाँ मेंशन है, द एज ऑफ द ब्रॉन्ज 1877, द वॉकिंग मैन 1877 टू 78, मतलब 1 साल के बाद ही इन्होंने ये आर्ट वर्क बनाया। द किस, ये बहुत फेमस है, द किस, द
द थिंकर। द किस की टाइमिंग है 1889। द थिंकर की टाइमिंग है 1902, ठीक है। और गेट्स ऑफ हेल ये बना था 1917 में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले 1889 में द किस, उसके बाद द थिंकर 1902 में, फिर 1917 में गेट्स ऑफ हेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ए उभारदार मूर्ति, बी स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति, सी ढलाई, डी इंटैग्लियो। तो रिपुजे है आपकी उभारदार मूर्ति की, ठीक है, उभारदार मूर्ति की है ये। अब रिपुजे टेक्निक में होता क्या है? तो रिपुजे टेक्निक में ये है, रिपुजे उभारदार मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया है। उभारदार आकृति में धातु को पीटकर आकृति का निर्माण किया जाता है। जैसे किसी धातु की प्लेट को लेके अगर हम पीटते हैं तो वो उभर जाता है, जिस शेप में हम अपोजिट साइड में वो उभर जाता है। और इनके आर्ट वर्क हैं पीवी जानकी राम की जो रचना है गणेश, वो इसी टेक्निक में बनाई गई थी। ये एनसीईआरटी के बुक में भी इसके इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है, जिसको रिपुजे मीडियम से बनाया गया है। और इनके बनाने वाले आर्टिस्ट हैं पीवी जानकी राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था? ए वेरेशियो, बी गिबर्टी, सी डोनाटेलो, डी मंटेग्ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वेरेशियो। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 2 मई 1519 में। और ये इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक अभियंता और वैज्ञानिक थे। अब ये बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता थे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे वेरेशियो। ऊपर लिखे विषयों के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने घर में डेड बॉडीज़ रखते थे और उनको कट कर करके ये स्टडी करते थे, इसलिए इनके स्केच बहुत ही बेहतरीन होते थे। इनका फेमस आर्ट वर्क है मोनालिसा, जो 1503 में बनाया इन्होंने। द लास्ट सपर, जो 1495 में बनाया है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जो 1485 में बनाया है, इत्यादि विंची की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? ए पाउलोचेलो, बी बोटिसेली, सी जियोतो, डी मेसेचियो। तो इसका राइट आंसर होगा मेसेचियो, ठीक है। अब मेसेचियो के बारे में देखते हैं। तो मेसेचियो का जन्म कब हुआ था? 21 दिसंबर 1401 और मृत्यु 1428 में हो गई। मतलब टोटल सिर्फ 27 ईयर्स की इनकी लाइफ थी। बट इन्होंने यही सबसे पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने पर्सपेक्टिव को लेके आया। ये भी इटली के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की। इनका फेमस आर्ट वर्क है होली ट्रिनिटी, जो 1428 में बनाया है, मतलब जिस ईयर में इनकी मृत्यु हुई थी उसी में। द ट्रिब्यूट मनी 1425 में। मैगेना एंड चाइल्ड, मैडोना हुआ है यहाँ पे, मैडोना एंड चाइल्ड 1426 में। क्रॉसिफिक्शन, ये बहुत फेमस आर्ट वर्क है जो 1426 में बनाया है। मैडोना कैसिनी, ये भी 1426 में बनाया। एडोरेशन ऑफ मैगी 1428 में। मतलब कि अपने जीवन के अंतिम काल में ही इन्होंने जितने भी फेमस आर्ट वर्क है वो बनाए हैं और परिप्रेक्ष्य का भी यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन है ए कैरावेजियो, बी पीटर पॉल रूबेंस, सी रेम्ब्रा, डी वेलास्को। और इसका राइट आंसर होगा आपका पीटर पॉल रूबेंस। अब इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर पीटर पॉल यहाँ पे क्या है कि यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, जबकि इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि इसमें लिखा है, यूजीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना गया है, जो कि गलत है। रेप ऑफ यूरोपा किसकी रचना है? तो ये इटालियन चित्रकार टीशिया द्वारा बनाया गया है।
ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। टीशिया, एक सेकंड, टीशिया द्वारा, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अब पीटर पॉल रूबेंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कब हुआ था? 28 जून 1577 में, और इनकी मृत्यु हुई है 1640 में। और ये फ्लेमिश नीदरलैंड के ड्राफ्ट्समैन और चित्रकार थे। ये फ्लेमिश आर्टिस्ट हैं और ये बरोक शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इनका जन्म कब हुआ? जर्मनी में हुआ था। इनके कुछ फेमस आर्ट वर्क हैं: द एलिवेशन ऑफ द क्रॉस, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, द जजमेंट ऑफ पेरिस, द रेप ऑफ डॉटर ऑफ लुसिपस, मैसावर एंड इंटेनमेंट्स, द लॉयन हंट, द किस ऑफ विनस, मेडुसा, द कॉल ऑफ मैन। द कॉल ऑफ मैन बहुत फेमस आर्ट वर्क है इनका, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। याद रहेगा ना कि रेप ऑफ यूरोपा किसकी है? टीशिया की। और टीशिया क्या है? ये भी एक इटालियन चित्रकार है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हनीवा टेराकोटा। हनीवा टेराकोटा बहुत फेमस है और ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? हनीवा टेराकोटा भूरे लाल रंग की टेराकोटा मूर्तियाँ जो अंदर से खोखली होती हैं। अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर मिट्टियाँ नहीं भरी होती, खोखली होती है, बस ऊपर से उभारदार मूर्ति होती है। ये मूर्तियाँ जापान में 3री सदी से लेकर 6वीं शताब्दी के अंत तक बनाई गई। हनीवा मूर्तियों को कब्र स्तूपों के ऊपर या फिर चारों ओर उन्हें कतार में रखा जाता था। केइको कवच में योद्धा की हनीवा मूर्तियों को 6ठी सदी के आसपास बनाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है? ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फाइन आर्ट्स के सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 210 से 297 मिलीमीटर। आपको सारे पेपर्स के A3, A4 भी A1 सारे पेपर्स के साइजेस मैं अलग से वीडियो में करा दूँगी। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? A लिथो ऑफसेट प्लेट, B वुडन ब्लॉक, C रबर, D प्रिंटिंग ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटिंग ब्लॉक। डिस्क्रिप्शन है ब्लॉक मुद्रण या कास्ट ब्लॉक मुद्रण कपड़ों तथा कागज़ पर चित्र एवं पैटर्न छापने की एक तकनीक है जो प्राचीन काल में चीन से आरंभ हुई थी। 19, लेज़र प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? A IPT, B DPI, C TPI, D API। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा DPI। जैसे DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। जैसे मिनिमम एक अच्छे इमेज की रेजोल्यूशन 300 DPI की मानी जाती है, DPI, ठीक है। जॉन सैनफिल्डर ने किसका आविष्कार किया? A इंटैग्लियो, B स्क्रीन प्रिंटिंग, C लिथोग्राफी, D लेटर प्रेस। तो इन्होंने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। आंसर C। जॉन अलाय सैनफिल्डर, जिनका जन्म 6 नवंबर 1771 और मृत्यु 26 फरवरी 1834, जर्मन अभिनेता और लेखक थे। इन्होंने वर्ष 1796 में लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया था। कब? 1796 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया? A नंदलाल बोस, B रविन्द्रनाथ टैगोर, C विनोद बिहारी मुखर्जी, D KG सुब्रमण्यम। तो शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट जो है ये वॉल पे बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्रों की विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। इनका जन्म कब हुआ? 7 फरवरी को 1904 को कोलकाता के बेहाला नगर में, और मृत्यु 11 नवंबर 1980। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1904 को,
और मृत्यु 11 नवंबर 1980 को। और कहाँ पे जन्म हुआ? कोलकाता। और कोलकाता में ही ये शांति निकेतन में इन्होंने मेडिएवल हिंदू सेंट भित्ति चित्र बनाया था, म्यूरल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्लीप ऑफ ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एंचिक सीरीज़ को किसने बनाया था? ये प्रिंट मेकिंग का क्वेश्चन है, तो ये वेस्टर्न आर्ट से। ऑप्शन नंबर ए अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को दी गोया, ऑप्शन नंबर सी ओनेर डोमियर, ऑप्शन नंबर डी रेम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को दी गोया ने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। सॉरी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पे। तो ये बनाया एंचिंग में बनाया था स्पेनिश रोमांटिक चित्रकार फ्रांसिस्को दी गोया ने बनाया था। इनका जन्म 1746 में हुआ था, मृत्यु 1828 में। द 3rd ऑफ मे भी इनकी पेंटिंग है। द डिजास्टर ऑफ वॉर, सैटर्न डेवोरिंग हिज सन, द क्लोथ मौजा, द कोलोजस इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ये सब पेंटिंग्स आप लोग इंटरनेट पे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पेंटिंग्स देखने से याद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ा जो संग्रहालय है पूरे इंडिया का, ये कोलकाता ही है। इसमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं हर जगह के। तो कोलकाता संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1814 को एशियाटिक सोसाइटी के परिसर में इसकी स्थापना डॉक्टर नथानिएल के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो नथानिएल के द्वारा। और कहाँ, किस परिसर में? एशियाटिक सोसाइटी। अब एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की कब स्थापना हुई थी? ये 1784 में हुई थी। यह भारत का प्राचीन एवं सबसे बड़ा संग्रहालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय क्या है? लूम्ब्र संग्रहालय। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो लूम्ब्र संग्रहालय पेरिस है, और इंडिया में देखेंगे सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है? कोलकाता संग्रहालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ए एलोरा, बी पुरी, सी हम्पी, डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम, द्रौपदी रथ। अब महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। कब? 8वीं शती में करवाया। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मामल्य शैली की इस रथ को सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रथ मंदिर है द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा धर्मराज रथ, वलैंकुट्टे रथ प्रमुख है। इन 8 रथों में द्रौपदी रथ 1 मंजिला और छोटा है। बाकी 7 रथों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। महाबलीपुरम के प्रवेश द्वार पर सबसे संरचनात्मक मूर्ति के गंगा अवतरण का जो विशाल चट्टान को काट कर बनाई गई है 58 गुणे 48। कितना है? 58 गुणे 48, ये याद रखना है। इसमें भागीरथ की तपस्या का दृश्य है। इसमें है गंगा अवतरण में, जो कहाँ है? महाबलीपुरम के प्रवेश द्वार में। बहुत संरचनात्मक, बहुत खूबसूरत बना गया है। ओके, अब 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज की खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ए ऋतिक घटक,
बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी शेखर कपूर, डी सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यजीत रे। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी, जो एक ये वीडियो बनी हुई है, ये सत्यजीत रे ने बनाई है, चलचित्र फिल्म है। सत्यजीत रे के बारे में देख लेते। सत्यजीत कुमार राय, इनका जन्म 1921 कोलकाता में हुआ था, मृत्यु 1992 कोलकाता में हुआ था। ये इनका कार्य क्षेत्र क्या था? फिल्म निर्माता थे, गीतकार, साहित्यकार और चित्रकार। इनकी प्रमुख फिल्में हैं पथेर पंचाली, अपूर्व संसार, अपराजितो, जल सागर, अभियान। इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये पुरस्कार वैसे भी मूवीज़ के लिए दिया जाता है। 1992 में विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, ये ऐसा क्वेश्चन नेट में ज़रूर पूछता है जिसमें अभिकथन और कारण दिया रहता है। अब जैसे अभिकथन है, हेनरी मूर अपने मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका कारण दिया हुआ है, विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता थी। तो इसका राइट आंसर ए सही है तथा आर भी सही है, सही बात है। इनके मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे। हेनरी मूर की बात हो रही है। हेनरी मूर अपने मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध है। विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता थी। तो ऑप्शन नंबर में ए और आर दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिकथन है, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते। तो इसका कारण दिया हुआ है, शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है तथा आर सही नहीं है। ए सही है कि सही बात है, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवगाहर थे। अब इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है, सही बात है। एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि उनके विचार था अभिव्यक्ति में अवगाहर थे, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया है, इसलिए उनकी पेंटिंग्स में बहुत जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो बहुत उनकी लाइफ से रिलेटेबल होते हैं। उन्होंने जो फील किया है वैसा ही वो बनाते हैं। और एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स की लाइंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी लाइंस कैसी होती है। तो बहुत रिदमिक होती है और थोड़ी मोटी होती है, बिल्कुल पतली लाइंस नहीं होती है, मतलब रिदम होता है उनकी पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 29, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा तथा राष्ट्रवादी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, सही बात है। वो महान भविष्य को देखने वाले थे और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये भी अभिकथन और कारण का ही क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है मधुबनी चित्रकला का लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। इसका कारण क्योंकि सभी अनेक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए और आर सही है। और वैसे लोक कलाएं हमारी जितनी भी वर्ली हैं, मधुबनी हैं और भी जितनी भी लोक कलाएं हैं उसमें रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं और कोड़ी हैं और उनमें ज़्यादातर अर्थ कलर यूज़ होते हैं, बेसिक कलर जो होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गणेश पाइन के चित्रों में पारस्परिक विषय वस्तु
तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित हैं। तो इसका आंसर है ए सही है तथा आर सही नहीं है, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि गणेश पायन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि सारी जो पारंपरिक कलाएं वो तांत्रिक विषय वस्तु और पारंपरिक कलाओं के हिसाब से है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका एक अपना अलग होता है, सबके विषय वस्तु अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पारंपरिक चित्र बना रहे तो उसमें तांत्रिक विषय वस्तु हो ही। क्वेश्चन नंबर 32 है, विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं, क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। तो विज्ञापन और प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं, इसका कारण क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, ए सही नहीं है तथा आर सही है। ये बात सही है, विज्ञापन और प्रचार में अंतर होता है, हर विज्ञापन प्रचार नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशनल भी विज्ञापन देखने को मिलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार ही कर रहे होते हैं। इसीलिए ए सही नहीं है तथा आर सही है। और हमारे इस चैनल पे आपको अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड टेक्निकल जितनी भी आर्ट्स हैं जो कि आपको समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेंगे इन फ्यूचर। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाएँ, क्योंकि मैं अप्लाइड आर्ट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट्स रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको इस टॉपिक में पूरी भी जितनी भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट संचार, सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। इसका कारण दिया है, विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है यूजीसी नेट में। तो इसका आंसर है बी, ए सही है तथा आर भी सही है। सही बात है, इंटरनेट में क्या होता है, एक सेकेंड, विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो भी विज्ञापन होते हैं उसमें हम बाह्य विज्ञापन पे खर्च नहीं करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों पे ही हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल मीडियम पे खर्च नहीं करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, इन सब चीज़ों पे खर्च किए बिना हम ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट करते हैं। ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है। इसका कारण, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्त कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए सही है तथा आर भी सही है। तो समकालीन कलाकार जो हैं उनका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो बहुत डिफरेंट मीडियम में आज के टाइम पे आर्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 35, यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। कारण, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाश की वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको वेस्टर्न आर्ट का प्रभाववाद का चैप्टर पढ़ना होगा, जो मैं आगे अपलोड कर दूंगी। जैसे इसमें बताया गया है, प्रभाववाद में क्या है कि वो जो आर्टिस्ट होते थे वो कैप्चर करते थे लाइट्स को। जैसे वो एक साथ 4 से 5 फ्रेम्स लगा देते थे कैनवास, वो जैसे जैसे लाइट चेंज होता था, डे वाला लाइट, मिड डे, शाम हो गया, उसको वैसे वैसे पेंट करते जाते थे। जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लाइट इमेज चेंज हो जाता है। तो प्रभाववाद में उन लोगों ने ऐसा ही किया था। क्वेश्चन नंबर, हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर्स लगाना, कोर भरना।
सबसे पहले मोल्ड बनाते हैं, जो हमें बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद फिर उसमें रनर्स लगे होते हैं, तो पकने के बाद जो मटेरियल से बनाना है उस रनर्स में वो घोल चला जाता है, फिर कोर को भरते हैं। ये इसकी सही प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37, सामग्री के सेट में से कौन सा सही है? ए है क्ले, ग्राउंड, ब्रिक्स, फायरवुड। बी है क्ले, स्टोन, जिंक, ब्रिक, डस्ट। सी है फायरवुड, ब्रिज, एसिड, ग्रेनाइट। डी है महगनी, चाइना क्ले, सैंडस्टोन, लेदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि क्ले, ग्राउंड, ब्रिक्स, फायरवुड ये सारे सिरेमिक से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो ये आपको ये हमेशा मैच करना है। अगर ऐसे सेट्स मिलें तो इसमें हम एक ही स्पेसिफिक टॉपिक के ही अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे सेकंड में आप देख रहे हैं क्ले, स्टोन, जिंक, ये सारे अलग अलग चले जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ही सेगमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं उसको ही राइट आंसर मानना है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये सभी ब्रिक्स, ईंट बनाने का काम आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको ऑप्शन टिक करना है। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम चुनिए। अब इसको याद करने का सबसे इजी मेथड है CMYK याद करिए। क्या? CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, सियान, मैजेंटा, येलो, पीला, काला, ऐसे दिया हुआ है ना। तो CMYK आप याद कर लेंगे तो बहुत ही 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सही करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है, विपणन का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन और वितरण। सबसे पहले जब हम मार्केटिंग के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर प्राइस उसका डिसाइड करते हैं। तो इसी को हम 4P कहते हैं। ठीक है, ये आपका अप्लाइड आर्ट का टॉपिक है। प्लानिंग, प्राइस, प्रमोशन एंड वितरण, जो भी है। विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग में उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन, जिसे 4Ps कहा जाता है, योजना बनाई जाती है एवं उनका कार्यान्वयन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है। विपणन को एक रचनात्मक उद्योग के रूप में देखा जाता है जिसमें शामिल है विज्ञापन, वितरण और बिक्री। इसका संबंध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का पूर्व प्रचार करने से है, जो प्रायः बाजार शोध व माध्यम से ज्ञात की जाती है। प्लानिंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन और वितरण विपणन के सही क्रम है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है तो क्या प्राइस होनी चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर भी सही हो और हमें भी प्रॉफिट हो। उसके बाद हम प्रमोशन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वितरण स्टार्ट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर है बी, अजंता, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल। ये पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्र के क्रम है। पहले अजंता आएगा, फिर बादामी आएगा, फिर एलोरा आएगा, फिर सित्तनवासल आएगा अकॉर्डिंग टू टाइम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब अजंता की टाइमिंग क्या है? 230 से 220 ईसा पूर्व। बादामी का 540 से 757 ईस्वी। एलोरा का टाइमिंग है 575 से 9वीं शताब्दी। सित्तनवासल 7वीं से 9वीं शताब्दी। तो ये आप याद कर लीजिए, ये सारे एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये चैप्टर ये अलग से मैं पढ़ा दूंगी। वैसे इसका राइट आंसर है मद्रास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर। कि इसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग ज़रूर याद कर लें अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एज आर्ट टीचर बनने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास का टाइमिंग है 1850, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता का 1854 और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का 1857। और इसी को जब हम अपोजिट कर देते हैं तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर का टाइमिंग 1875। 57 को अपोजिट कर देंगे 75। ये सीक्वेंस, ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, विपरीत काल क्रम में कौन सा सही है? तो विपरीत कालक्रम में सही है ऑप्शन सी, प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयतावाद। ठीक है। 43, सिस्टीन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर होगा ए, क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सपल्शन, सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। ये 4 है, ऐसे सीक्वेंस बनेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 44 है, केवल प्रिंट मेकर का सेट चुनिए, जिस सेट में सिर्फ प्रिंट मेकर हो। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में सोमनाथ हो रहे हैं, ये पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। अनुपम सूद हैं, दीपक बनर्जी हैं, दिलीप दास गुप्ता, ये चारों प्रिंट मेकर ही हैं। अनुपम सूद की बहुत फेमस आर्ट वर्क है, एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, ऑफ वॉल्स। ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक। ये चारों चीज़ प्रिंट मेकिंग में प्रयोग की जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्पैचुला, ये प्रिंट मेकिंग में यूज़ नहीं होता है। आर्मेचर प्रिंट मेकिंग में यूज़ नहीं होता है। आपका ब्रश नहीं, वैक्स, मेटल प्लेट, मोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं यूज़ होती, बट इसका राइट आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर डी। 46, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लूटो, ग्रोंग, ग्रोच, ब्रूस चीज़ल। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि ये ग्रोंग किससे रिलेटेड है, तो सिरेमिक से रिलेटेड है। गॉज किससे रिलेटेड होगा, स्टोन कार्विंग से होगा। इसका राइट आंसर होगा ये देखिए। लूटो किससे रिलेटेड है, ब्रॉन्ज कास्टिंग। ग्रोंग सिरेमिक्स, गॉज वुड कार्विंग, वुड चीज़ल स्टोन कार्विंग। ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित की। डोकोमो, स्क्वीज। अब जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेट थोड़े अपडेटेड चीज़ों को देता रहता है, जैसे किस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, या अभी क्या स्लोगन चल रहा है, या किस चीज़ का क्या स्लोगन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपडेटेड चीज़ों पे थोड़ा सा हमेशा ध्यान देते रहिए। जैसे डोकोमो का क्या है, ऑफ टाटा डोकोमो का है ये। ठीक है। इस एक्विज सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्वीजी यूज़ किया जाता है, स्क्वीजी। ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ये कुछ ऐसा होता है, इस तरह का, इससे कलर को फैलाया जाता है। ठीक है। जिंगल्स किस में होते हैं, टीवी एडवर्टीज़मेंट में जिंगल्स यूज़ करते हैं, जैसे राइम्स वाले जो वर्ड्स होते हैं। कियोस्क, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट। कियोस्क होता है जो रोड साइड में ऐसे डिवाइडर पे, अरे सॉरी, जो हाँ रोड साइड में बीच में जो होता है, लगा होता है, उसको कियोस्क कहते हैं। ये एडवर्टीज़मेंट का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्टोन ब्रेकर, नाइट वॉच, पोटैटो ईटर, गुएर्निका। तो अब पोटैटो ईटर किसका है, ये वैन गॉग का है। गुएर्निका किसकी है, पिकासो की, बहुत फेमस आर्ट वर्क है। ठीक है। सॉरी शायद मैंने कुछ नहीं, मैंने सही बताया। स्टोन ब्रेकर किसका है, गुस्ताव कुर्वे का है। नाइट वॉच रेमरा का है। पोटैटो ईटर्स वैन गॉग का है। गुएर्निका पिकासो का है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी ऐसे याद कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे किसी भी पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट वगैरह और यूपीटीजीटी कुछ भी है, वो सारे के क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मोड पे देखना है, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो आपको लगता है बहुत ईजी है, बट वो क्या होता है कि आप स्किप कर देते हो अगर आपने रिविज़न नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या है, विवान सुंदरम क्या है, अधिष्ठापन कला। ये हैं इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। ठीक है। जैसे वहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गीता कपूर का हमने डिस्कस किया, ये उनके हस्बैंड हैं विवान सुंदरम। विमान बी दास क्या है, ये मूर्ति कला के हैं। तैयब मेहता चित्रकला। एलेक्स पद्मश्री विज्ञापन कला के लिए जाने जाते हैं।
सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारतीय कला, बागेश्वरी शिल्प रत्नावली, मूविंग फोकस, फ्लेम्ड मोजाइक। अब इसका क्या, भारतीय कला के लिए कौन जाने जाते हैं, वीएस अग्रवाल की एक बुक आती है। बागेश्वरी शिल्प रत्नावली, प्रबंधावली, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मूविंग फोकस केजी सुब्रमण्यम की, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन बहुत बार। फ्लेम्ड मोजाइक नेविले तुले की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आया हो, और आप इसको 1 से 2 बार देख लें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और विशिंग यू ऑल फॉर गुड, एंड आप लोग अच्छा करेंगे आई होप। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।